अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आज हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। सो चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। जो डिराइव्ड नहीं है वो किलोग्राम है, ये बेस यूनिट है। अच्छा, नंबर 2, amount of a substance in terms of numbers is measured in mole। amount of substance मोल में होता है, ठीक है। फिर the number of significant figures in, ये तो ये पहले वाले नहीं काउंट होते, बाद वाले होते हैं, तो कितने हो गए 3, ठीक है। इसके बाद which of the following numbers show 4 significant digits, 4, ठीक है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये आपका जवाब है डी। इसके बाद 5 को देखते हैं। Which of the following prefix represents a largest value? आपको पता होना चाहिए इनकी वैल्यू क्या है, उसके बाद आप बता सकते हैं। ये होता है 10 पावर 3 यानी 1000। जो पीटा है ये होता है 10 पावर 15। पिको जो होता है वो होता है 10 पावर -12, ठीक है। मेगा होता है 10 पावर 6। अब आप बताएं कौन सा हुआ, ये जवाब हुआ ना, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद है नंबर 6, माइक्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर, लेंथ के लिए माइक्रोमीटर, ठीक है ना, लेंथ के लिए होता है, करंट, फोर्स और मास के लिए नहीं होता। नंबर 6, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर के वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है, बेस्ट मेजर। नंबर 8, इसको देखते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 mm, ठीक है। इफ मेन स्केल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज 0, मेन स्केल 0 है, and third line of its circular scale, third line, ठीक है, coincides with the datum line, then the measurement on the screw gauge is, तो circular scale multiply by least count, तो करें 0.03 mm आता है, ठीक है, ये आपका जवाब है। क्यों? क्योंकि जो रीडिंग हम लेते हैं ना, रीडिंग वो हम लेते हैं मेन स्केल प्लस ये मिला के, तो सिंपल ये मेन स्केल 0 है, ये आपका जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नंबर 9। सो 9 पॉइंट ये मल्टीप्लाई 10 पावर 3 m इन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है ये, ठीक है, 10 पावर 3 है, सो 9.483 10 पावर 3 है, सो 3 से 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9483, ठीक है। तो कहाँ पे है 9483, ये इसका जवाब है, ठीक है ना। सिंपल सी बात क्या होती है, सिंपल सी बात ये होती है कि जो आपको 10 पावर दिया जा रहा है ना वो 1000 बन रहा है, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करने किससे 9.483 से, तो 9483 आपके पास आ रहा है। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस यूनिट, तो बेस इसमें मोल है, बाकी कोई भी नहीं है, ठीक है। 11 को देख लें। The numbers having one significant digit is, one significant digit, तो इसमें आपने देखना है ये आपके पास वन सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। बाकी इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ये बन रहा है। 12 को देखते हैं। रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर, वो कहते हैं इन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हैं, मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, ओके, तो ये क्या बनेगा। सिंपल सी बात यह है कि आपको मिलीमीटर पता होना चाहिए। मिलीमीटर होता है 10 पावर -3 और रेशियो है तो तकसीम, इसका मतलब है डिवीजन, 10 पावर, माइक्रो होता है 10 पावर -6, ठीक है। माइक्रो मैं देख रहा हूँ, माइक्रो होता है 10 पावर -6, मिली होता है 10 पावर -3, ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 10 पावर -3, ये ऊपर जाएगा 10 पावर +6 हो जाएगा, तो 10 पावर 6 -3 हो जाएगा, तो 10 पावर 3 यानी क्या, किलो है कहीं पे। 10 पावर 3 मतलब किलो, किलो मतलब 1000, क्लियर हो गया। अच्छा, ये मीटर नहीं होगा, सॉरी, यस, ये याद रखें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है वो भी बता देता हूँ। मिली 10 पावर -3, मीटर साथ में मीटर लिखा, यहाँ पे देखें 10 पावर -6 और मीटर लिखा, मीटर मीटर कैंसिल, इसका मतलब है रेशो का यूनिट नहीं होता, याद रखें, रेशो हमेशा सेम क्वांटिटीज में होता है, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, दैट्स व्हाई आप इसको ना चूज करें, इसको ना चूज करें, इसको ना करें, ये है। इसके बाद कौन सा आ रहा है, ये वाला 0.2 mm मिलीमीटर, ठीक है। इज यूनिट ऑफ इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज
सो 0.2 m, m का मतलब है 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 का मतलब है 0.2 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो 0.2 डिवाइड 1000 कर रहा हूं, इससे आ रहा है 0.0002, तो कहीं पे होगा ये देखें, ठीक है, 0.0002 मीटर, क्योंकि मीटर्स में है तो दैट्स वाई मीटर में है। ये आपका जवाब है। अच्छा, मिलीमीटर इन मीटर्स, यस, और ये जो है दूसरे वाला ये भी पॉसिबल है। क्यों, मैं बता देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4 है, तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। तो ये आएगा 1 मिनट, 2, मैं बता देता हूँ क्या आता है, 0.0002, तो इसका भी वही जवाब आ रहा है, तो मतलब है कि बोथ ए एंड बी, ये आपका जवाब आ रहा है, ठीक है। कौन सा आ रहा है, बोथ ए एंड बी। ए तो क्लियर हुआ ना, अब बी कह रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4, इसका मतलब आएगा, इसका मतलब बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4, इसका मतलब बनेगा 2 डिवाइड बाय 10 पावर 4 है तो 4 जीरो होंगे, ठीक है, 10,000, तो 2 डिवाइड 10,000, 4 जीरो लगा के, तो इससे भी आ रहा है 0.0002, तो ये और ये एक ही बात है, ये भी मीटर साथ लगा हुआ है, ये भी मीटर लगा हुआ है, तो बोथ ए एंड बी पॉसिबल है, ये आपका जवाब है, ठीक है। 13 में 14 की तरफ आते हैं। अच्छा, बस ये खत्म हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक्सरसाइज नंबर 2, यूनिट नंबर 2, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट्स। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड, तो ये इनिशियल, ये फाइनल, ये ऐसे सीधे जाएगा तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, सेकंड, मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन इज, ये कौन सी मोशन है, रोटेटरी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, a cyclist is traveling in a westward direction and produces a deceleration of 8 meter per second square to stop. The direction of its acceleration is towards, ठीक है, तो ये होगा ईस्ट, क्लियर। क्योंकि देखते जाए, ये वेस्ट और ये ईस्ट, अब वो इस तरफ आ रहा है, ब्रेक लगा रहा है तो डिसेलरेशन इस तरफ पैदा हो रहा है, ए यानी माइनस, ठीक है, वो इस तरफ आ रहा है, तो ये भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की नेगेटिव है लेकिन है तो एक्सेलरेशन ना, दैट्स वाई इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट है, तो ये मेरा जवाब है, ठीक है। चलें इसके बाद वाला देखते हैं, वो क्या कह रहा है। अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ओके, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हर टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस बताएं, एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएं, ठीक है। तो ये कह देते हैं नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ये ईस्ट, सपोज करें ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, सपोज करें कि ये है 3 किलोमीटर और ये है वेस्ट। अच्छा, सो 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, यानी ये साउथ है तो 4 किलोमीटर लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस इसकी हो गई, डिस्टेंस चूंकि वो है ना, स्केलर है, तो 3 किलोमीटर जमा 4 किलोमीटर, सिंपल, 7 किलोमीटर, क्योंकि ये स्केलर है तो डायरेक्ट जमा कर दो। अब दूसरा जो है इसके अलावा वो आपके पास है, अच्छा 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, तो डिस्टेंस के बाद हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, वो ऐसे जहां से स्टार्ट किया और जहां पे एंड हुआ है, ठीक है, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ये वाला, तो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो होगा एक लेग जमा दूसरा लेग, यानी एक साइड जमा दूसरा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, इसको x कह दें तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, सो x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर आपका क्या है, जवाब है। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर है,
और वेक्टर के लिए वेक्टर के रूल्स होंगे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन इस तरह होती है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और ये जवाब आया 5। हमारे पास इसका क्या है, जवाब है। तो 7 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, डी, ये हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स। Horse moves 60 meters towards right in 3 seconds. Then it turns back and travels 30 meters in 2 seconds. Find its average velocity. ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अच्छा, ये इस तरफ जा रहा है, ये राइट है। अच्छा, 60 मीटर्स जा रहा है इन 3 सेकेंड। फिर वहां से वापस आता है, वापस कितना जाता है, वापस जा रहा है 30 मीटर्स इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए। सो एवरेज वेलोसिटी ये कैसे फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है टोटल, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल। अब जरा गौर करें एक चीज पे, ये अगर ऐसे जाए और फिर यहां तक वापस आए तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ये बची ना, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो ये वाला है, ठीक है। तो यानी कि बाकी कितना बचा, 30 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 60 माइनस 30 और डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम में माइनस नहीं होता क्योंकि टाइम तो गुजर गया, इसलिए 3 सेकंड ये गुजरे, 2 सेकंड ये गुजरे, तो टोटल टाइम 5 सेकंड। 60 मनफी 30, 30 बटा 5, सो 6 मीटर पर सेकंड, ये आपका जवाब होना चाहिए। हाँ, तो ये ए आपका जवाब है, ठीक है। इसका आते हैं, इसके बाद वाला देखते हैं कौन सा है, नंबर 6। इफ अ साइक्लिस्ट हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी एक्सेलरेशन है, और 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स वो इस एक्सेलरेशन से जा रहा है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट, तो चेंज इन वेलोसिटी उसकी क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये ऐसे लगा लो या वो लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो है ये बराबर हो जाएगा डेल वी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम है 5, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड आपका क्या है, इसका जवाब है। आप इसको चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से इसका ना बी जवाब है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि नंबर 7 है, ये भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि a car is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। इट हैज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड टाइम है। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। सो इसको देखते हैं, वेलोसिटी, सो इसकी है वी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, वो है 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन उसकी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, एंड टाइम वो ले रहा है 10 सेकंड, ओके। सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड टी। तो ये इस तरह आपका क्या है, इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो a मल्टीप्लाई टी हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई। वी एफ चाहिए तो इसको रहने दो, ठीक है, इसको अपनी जगह रहने दो, और जो वी आई है उसको उस तरफ ले जाओ। सो ए टी जमा वी आई इज इक्वल टू वी एफ। ये आपको पता होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन है वी आई प्लस ए टी, एक ही बात है। अब इसमें पुटिंग द वैल्यूज करो, तो पुटिंग द वैल्यूज करोगे
वी आई आपके पास है 10, ये देखें, ठीक है, और प्लस ए 2 है और टी 10 है, तो 10 जमा 20 ये हो जाएगा 30। 30 क्या वेलोसिटी है, सो मीटर पर सेकंड, तो 30 मीटर पर सेकंड आपका क्या जवाब है। यानी 7 का ए मेरे ख्याल से इसका क्या है जवाब है, मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से इसका ए बनता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लें, मेरा यही है। बहरहाल कभी कभी होता है, मिस्टेक हो जाती है, फिर मुझे बताते जाए। 7 के बाद हमारे पास है 8। 8 कह रहा है कि व्हेन द स्लोप ऑफ अ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्लोप जब इंक्रीज होता है इसका क्या मतलब है, द बॉडी इज मूविंग विद, तो इससे बनता क्या है, इसका मतलब बनता क्या है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये इस तरह ग्राफ होगा जिसके 2 एक्सिस होंगे, ठीक है। ये इसको आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो कि मीटर्स में होगा, और ये टाइम है जो कि सेकंड्स में होगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ है। अब वो कहते हैं स्लोप। स्लोप इसका ये होता है, ठीक है, ये चढ़ाई। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है, और अगर ये इस तरह हो इसका मतलब डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, अब देखते हैं कि स्लोप का मतलब क्या है। पहले मैं समझा देता हूँ। स्लोप का फार्मूला होता है y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। सो y में यहाँ पे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड बाय टाइम। अब बताएं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम से क्या आता है, वेलोसिटी आती है कि नहीं आती, आती है ना, वेलोसिटी। सो इसका मतलब यह है कि इसकी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये जवाब हो गया। है किसी का कोई क्वेश्चन तो जरूर जरूर पूछ ले, ठीक है, मेरे साथ भी शेयर कर दिया करें। इसके बाद है अपने पास कौन सा है, नंबर 9। 9 को देख लें। अच्छा, 9 कह रहे कि बॉल इज थ्रोन, एक बॉल को थ्रो किया जाता है, ठीक है, स्ट्रेट अप, सीधे, ठीक है, उसको फेंका जाता है, जो भी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि प्लस माइनस नहीं देखना, सिर्फ एक्सेलरेशन बतानी है, ठीक है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ एक्सेलरेशन बतानी है। एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, सिर्फ टॉप पे, ठीक है। तो क्या होगा, जाहिर है देखते हैं कि क्या होगा। पहले सिनेरियो को जरा समझ लें कि ये क्या कह रहा है सॉरी, फिर उसके बाद हम इसको जवाब देते हैं कि जवाब क्या होना चाहिए। अच्छा, स्ट्रेट अप, ये एक बॉल है, इसको सीधे फेंका गया ऊपर, वो यहां पे आ गया, ठीक है, और ये इसका क्या है, टॉप है, टॉप ऑफ पाथ, ऐसे ही है ना। तो ये आपका है टॉप ऑफ पाथ। यहां पे पूछा जा रहा है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 किस्म की है, एक है लीनियर, एक है ग्रेविटेशनल, ठीक है। सो लीनियर तो इसकी क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो स्टॉप करेगा, वापस आने, इसके बाद वो वापस आएगा ना, टॉप पे जाके वो वापस आएगा, तो वापस आने से पहले, डायरेक्शन चेंज करने से पहले एक सेकंड या उससे भी कम अरसे के लिए वो क्या करेगा, 0 स्टॉप करेगा। जब स्टॉप करेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम वो सारा 0 हो गया कि नहीं, जो भी है। अच्छा, मतलब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो वो भी 0 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन वो कौन सी, लीनियर, यानी ऊपर नीचे जाने वाली वो। अब मतलब एक डायरेक्शन में जाने वाली, ठीक है। अब वो जो नीचे आएगा तो वो किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटेशनल, या दूसरे अल्फाज में ये कह दें कि वो जमीन से जिधर भी होगा तो उस पर जमीन की एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन इसके अंदर है जिसको कहेंगे ग्रेविटेशनल। वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जमीन के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जवाब जो है वो बी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप, तो बी होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन तो है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कौन सी एक्सेलरेशन, उन्होंने कहा एक्सेलरेशन, तो वो ये वाली है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका ये जवाब है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब वो नेक्स्ट जो है वो कह रहा है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये याद रखें, ठीक है। सो उसका स्लोप क्या कह रहा है, तो जाहिर है वो स्पीड ही हो सकता है, ठीक है। मैं चेक कर लूँ, आपको बताता हूँ।
ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, ठीक है। तो इसका स्लोप जो मर्जी हो, स्लोप क्या होता है, मैंने कहा ना कि y बटा x होता है, तो ये y एक्सिस है इस तरफ, और ये है x एक्सिस, तो y बटा x होता है स्लोप। अच्छा, तो यहाँ पे स्लोप y की तरफ है डिस्टेंस, और ये है टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम से क्या आता है, स्पीड आता है ना, तो जवाब आपका स्पीड है। ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, जाहिर है किसी पहाड़ी से उतर के तो नहीं आए हो ना, आपने ये पूरा पढ़ा है तभी आगे बात कर रहे हो। चलो, ये आपका हो गया सी। इसके बाद आते हैं 11 की तरफ। 11 कहता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज किस चीज के बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है, ये आपने बताना है। फिर बता रहा हूं, एरिया समझ लेते हैं कि एरिया से मतलब क्या है, ठीक है। सो ये आपके पास इसको जरा देखें, जो हम अभी बात कर रहे थे कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ओके। सो ये स्पीड है और ये है टाइम, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इसका एरिया, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्राफ इस तरह आया, ऐसे करके ये सारा एरिया बना। एरिया ये आप समझ लें आसान करने के लिए, ये रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ आपके पास टाइम है, विड्थ आपके पास स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, v बटा टी मल्टीप्लाई टी, तो टी कैंसल, v सॉरी एक मिनट, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई टी, तो टी कैंसल, ये आपके पास जवाब आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके पास इसका जवाब है, ये ए, ये आपका जवाब है, ठीक है। इसके बाद है नंबर 12। 12 को देखते हैं, 12 क्या कह रहा है। मैं इसको क्लियर कर दूं, आता हूं नंबर 12 पे। सो नंबर 12 कह रहा है कि इन 5 सेकेंड, ठीक है, ये आपके पास टाइम है, कार एक्सेलरेट्स सो दैट, एक्सेलरेट मतलब स्पीड उसकी बढ़ रही है, सो दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले इसकी जो थी अब उसकी 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। एक्सेलरेशन इज, सो इसकी एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी वो बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, एक्सेलरेशन का पूछ रहे हैं, ठीक है, सिंपल, ज्यादा खुद को कंफ्यूज नहीं करना। तो आप बताएं एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना आ रहा है 5 सेकेंड, सही है। सो 5 4 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका जवाब है, सही है। वहां पे डिटेल गिवन है इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखे। अच्छा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम आते हैं नंबर 13 की तरफ, 13 की तरफ आते हैं। बॉल ड्रॉप्ड फ्रीली, ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, रीचेस ग्राउंड इन 4 सेकेंड, टाइम ले रहा है 4 सेकेंड, द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉल इज, ठीक है, स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉल इज, तो स्पीड उसकी कितनी है, बॉल की स्पीड कितनी आ रही है, ये आपने क्या करनी है, उसको मतलब फाइंड करना है। तो डेटा आपके पास है, सारा आपके पास मौजूद है, आपने बताना है कि स्पीड इसकी कितनी है। कर लेते हैं, गौर करें, जब आप बॉल को ड्रॉप करते हैं आपके हाथ में है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। जब आप इसको छोड़ते हैं तो ज़ाहिर है ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक ठीक है तो थोड़ा इसको 10 भी ले सकते हो आसानी के लिए, लेकिन 9.8 स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। इस दौरान में कोई टाइम लेगा ना ज़मीन तक, यहाँ से लेके ज़मीन तक, ये ज़मीन है, पहुँचने में कोई टाइम तो लेगा ना, तो वो टाइम आपके पास है 4 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट यानी नीचे लगते हुए फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है। तो आपको पता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, है कि नहीं,
अच्छा, अगर ये पता है आपको तो उस हिसाब से आपने बात करनी है कि वो क्या हो सकता है। वी आई आपके पास 0 है, प्लस ए आपके पास है 1 मिनट, एक्सेलरेशन इसकी कोई है 9.8, यस 9.8 मल्टीप्लाई टी है 4, तो 4 8 32, 4 9 36, 37 39, 39.2 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या है, इसका जवाब है। तो ये मेरे ख्याल से डी, हाँ डी आपका जवाब है, सही है। इसको जरूर देख लें, 39.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, पर सेकंड क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास है वो देखते हैं कि वो क्या है। नंबर 14 कह रहा है कि which of following distance time graph, तो ये कौन से ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ अ कार। ठीक है, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ अ कार, कांस्टेंट नहीं, इंक्रीजिंग। तो ये आपने बताना है इनमें से कौन सा है जो कि बता रहा है, सही है। उसका आपने जवाब देना है। तो देखते जाएं। मैं इसका जवाब देता हूं, और जवाब देने से पहले ज़रा समझा भी देता हूं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपने किस तरह इसको टैकल करना है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं सारे ग्राफ मैं समझा देता हूं। ये देखें, अगर आपसे कोई चीज़ है, ये फॉर एग्जांपल उसका डिस्टेंस है 5 मीटर कह दें, ये मीटर है ना, तो 5 मीटर है। आप समझ लें कि आप इधर बैठे हैं, वो चीज़ इधर है, पड़ी है, ये समझ लें बुक है, एंड ये आप हैं यू। तो मुझे आपने बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर आपसे। अभी भी देखते हो 1 घंटे, ये देखें टाइम गुजर रहा है, ये 9 बजे, ये 10 बजे, ये 11 बजे, ये 12 बजे। अब उसको देख रहे हो, वो उसी डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस उसका कम या ज्यादा नहीं हो रहा। इसका मतलब है वो स्टॉप है उसकी। अगर वो चीज स्टॉप है तो आप मुझे बताएं कि स्पीड उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्पीड है ही नहीं, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसको छोड़ दो, ये या ये कह दो क्या नाम है इसका, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक हो गया ना, तो बस ये। अब दूसरी की तरफ आते हैं। ये वाला जो है, इसको 2 कह दो, इसको 4 कह दो, इसको 6 कह दो, इसको 8 कह दो, सपोज इसको भी 2 कह दो, इसको 4 कह दो, ठीक है, इसको 6, इसको 8 सपोज करें। अब देखें ये पहला पॉइंट 2 2 आ रहा है, तो स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस डिवाइड टाइम, तो 2/2 एक है 1 मीटर पर सेकंड। दूसरे के लिए देखते हैं, इसके लिए तो ये 4/4 तो 1, ये भी वही है। इस तरह फिर 6 वाला देखते हैं, तो 6/6 वो भी 1 है। यानी यहाँ पे एक स्पीड कांस्टेंट जा रही है, स्पीड है लेकिन कांस्टेंट है। स्पीड कैसे है, मुझे कैसे पता चला कि चीज मूव कर रही है, क्योंकि डिस्टेंस कवर हो रहा है। डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस में फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब है कि टाइम भी गुजर रहा है, लेकिन साथ साथ वो डिस्टेंस, पहले वो चीज इधर पड़ी थी, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई। ऑफ कोर्स मतलब है कि वो चीज मूव कर रही है। तो वो बुक पहले इधर थी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर इधर, तो इसका मतलब वो हिल रही है, मतलब वो स्पीड में है, लेकिन स्पीड इसकी कांस्टेंट है। कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। तो ये भी नहीं हुआ, यहाँ पे रेस्ट में है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, ये दोनों नहीं हुए। अब जरा देखना, इसकी बात करते हैं। ये समझ लो कि पहले घंटे में वो इंतहाई कम या बिल्कुल ही पड़ा है जमीन पे। अगले घंटे में ये 2 हो गया, तो उसकी स्पीड हो, ये 5 मीटर उसने कवर किया। और अगले घंटे में ये देखें 15 मीटर पे आ गया। तो अब बताएं मुझे कि वक्त के साथ साथ, यानी अगर 5/2 कर लूं तो ये हो रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्पीड। अगर इसको मैं 3 कह दूं, 15/3 कर लूं तो 5 मीटर पर सेकंड। अब बताएं 2.5 और 5 फर्क आ रहा है, मतलब स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, स्पीड में इजाफा हो रहा है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे इंक्रीजिंग स्पीड। ये आपका जवाब है, ठीक है। सी है जो भी है, ये आपका जवाब है। अब डी को देखते हैं। आप कहते हैं डी है कि नहीं है, मेरे हिसाब से सी जवाब है। आप कहते हैं डी के बारे में क्या ख्याल है, गौर करो। यहाँ पे समझ लो कि 1 घंटा गुजर गया और इसने 5 मीटर कवर किए या 5 किलोमीटर कवर किए। अच्छा, फिर देखें उस हिसाब से ये दूसरा घंटा गुजर गया, उसने कितने किए, फॉर एग्जांपल इसने 10 किए फॉर एग्जांपल। फिर तीसरा, तो अब देखो उस हिसाब से वो नहीं जा रहा,
अब डिस्टेंस कम कवर हो रहा है। पहले उसका डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा था, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे यानी फिर थोड़ा कम, फिर उससे कम। अब देखें इधर मज़ीद कम हो गया, फिर देखें टाइम गुजर रहा है लेकिन उसका डिस्टेंस मज़ीद नहीं जा रहा। ऐसे ही है ये। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे वो दूर जा रहा है उसकी स्पीड कम हो रही है। तो ये बेसिकली डिक्रीजिंग है क्योंकि स्लोप इसका कम होता जा रहा है। इसका स्लोप बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जवाब है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूनिट नंबर 3 है, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज? मास। ठीक है, मोर इज मास, मोर इज इनर्शिया। नंबर 2, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अप्लाई किया गया टू अ बॉडी weighing जिसका वेट है 10 न्यूटन। इट्स एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन बताओ। तो फोर्स क्या होता है? ma होता है, ठीक है ना, लेकिन वेट क्या होता है? w इज इक्वल टू mg होता है। यहां से हमें m चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? f डिवाइड बाय m। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें m चाहिए, फोर्स तो हमें गिवन है 5 न्यूटन, तो 5 डिवाइड बाय m, m क्या है वो यहां से निकलेगा। w है आपके पास वेट 10 न्यूटन, ठीक है ना, 10 डिवाइड बाय यह है 9.8, ऐसा ही है ना। जो है वो तकरीबन तकरीबन 1 समझ लें, क्योंकि इसको 10 भी ले सकते हो करीबन करीबन, या तकरीबन तकरीबन 1 है। तो ये जब डिवाइड करोगे 5 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सी जवाब। अच्छा, इसके बाद नंबर 3, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये क्या होता है? एम वी होता है, ऐसे ही है ना, एम वी। सो एम है केजी, वी है मीटर पर सेकंड। ये वाला ढूंढना है, किधर है? केजी मीटर पर सेकंड। तो डी, डी इज द आंसर। केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, यस, डी इज द आंसर। इसको चेक करें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर डिस्कस करें इंशाल्लाह, बाकी यही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू, ठीक है। सो डेल पी डिवाइड डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू। फोर्स वेट एक ही बात है ना, तो ये वेट के बराबर है, ठीक है। ये 4 आपको हो गया सी। इसके बाद ये है चेंज इन मोमेंटम, change in momentum of a body is equal to, so change in momentum divided by change in time is equal to force. Change in momentum is equal to force multiplied del t, which is impulse. impulse या ऐसे कह दें कि force multiplied by time। ये आपके पास इसका क्या है? जवाब है, ठीक है। so 5 का हो गया force into time। 6 की तरफ आते हैं। A book of mass 5 kg is placed on the table. The magnitude of the net force acting on the book is 0. नहीं सॉरी, 0 नहीं, 50 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 10 ग्रेविटी भी तो है ना, 5 ضرب g। F क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, एम जी भी हो सकता है। सो M कितना है? 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 50, ठीक है। G को मैंने 10 लिया, तो विच इज 50 न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। नंबर 7, थ्रस्ट फोर्स इज अ कंसिक्वेंस ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थ्रस्ट क्यों पैदा होती है, किस लॉ ऑफ मोशन की वजह से? थर्ड, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन है ना, तो ये थर्ड है। इसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 क्या कह रहा है? नंबर 8, अ फोर्स एक्ट्स, a force acts on a body for 2 seconds and it produces इतना change in its momentum, ठीक है। so force acting on the body, force कितना है? यही बात है ना, तो कर लेते हैं। change in momentum divided by change in time is force, okay। change in momentum आपके पास है 50/2, तो ये 25 आता है। तो सी आपका क्या है? इसका जवाब है। इसको चेक करें। Question number 9, at the fair ground the force that balances your weight is, ठीक है। तो ये देख लें जरा, उस ग्राउंड में ये जो झूले वगैरह लगे होते हैं, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है?
वेट को बैलेंस करती है। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट is beaten by stick, dust flies off the carpet. It is mainly due to, इसकी वजह क्या है? So inertia. ठीक है, inertia, dust resists motion due to its inertia. ठीक है ना, तो inertia इसकी वजह है। 12, ये क्या कह रहा है? A bucket having some water is revolved in vertical circle. ये जैसे ये देख लें। ठीक है, वाटर डजंट स्पिल आउट, पानी गिरता नहीं, बाहर नहीं जाता, इस तरफ नहीं जाता। ठीक है, इवन द बकेट इज अपसाइड डाउन, अगर ये नीचे है यानी इधर है तो भी नीचे नहीं आता, नीचे भी नहीं आता, अगर इसको उल्टा भी किया जाए तो भी नीचे नहीं आता। ठीक है, इसकी वजह क्या है? अच्छा, अब यहां पे आपको समझना है, इसकी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो कि सेंट्रीपिटल के ऑपोजिट है। सेंट्रीपिटल इस तरफ है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर है, तो ये वाली फोर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन वाटर। अच्छा, उसके बाद 13 क्या कह रहा है? द फोर्स विच मूव्स द कार इज, ठीक है, कौन सी फोर्स है जो कि कार को क्या करती है? मूव करती है। इंजन नहीं। अच्छा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, ये है, इसकी वजह ये है। ठीक है, अगर ये ना हो तो वो मूव नहीं कर सकती। टायर पीछे की तरफ करता है फोर्स और फ्रिक्शन आगे की तरफ, तो बस सिंपल ये है कि मतलब टायर जमीन पे फोर्स लगाता है और जमीन टायर पे, तो इस वजह से वो आगे जाती है। बहरहाल ये इसका जवाब है। 14 क्या कह रहा है? न्यूटन पर केजी इज इक्वल टू, तो न्यूटन पर केजी, एफ इज इक्वल टू एम ए, और इसका होता है न्यूटन, इसका होता है केजी, सो ए न्यूटन पर केजी, ये है ए का, ए क्या है? एक्सेलरेशन, उसका है मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जवाब है बी। ठीक है, अच्छा 15 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg placed at Earth's surface experiences a force of 1 kg है, सो m है 1 kg, f इज इक्वल टू mg हो जाएगा यहाँ पे, सो क्योंकि फोर्स हमें चाहिए, mg यानी वेट हो जाएगा, सो 1 मल्टीप्लाई 9.8, सो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बी जवाब है इसका। 16 क्या कह रहा है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर, नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, तो जरा गौर करें, नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी क्या है? यूनिफॉर्म है, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है, क्यों? इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वो फ्री फॉल है, फ्री फॉल में नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका डी जवाब है। स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 4 है, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सीसा balances perfectly with 2 children of equal weights sitting at equal distances from the fulcrum. If one child moves closer to the fulcrum, फिर क्या होगा? तो ये शीशा है और ये इसका फल्क्रम है जहां पे ये बैलेंस हो रहा है। एक चाइल्ड यहाँ पे बैठा है, एक चाइल्ड यहाँ पे बैठा है। फल्क्रम से इसका डिस्टेंस है r और इसका भी डिस्टेंस है r, इक्वल डिस्टेंस। इसका वेट भी w, इसका भी w, इक्वल है सारा। अच्छा, तो F क्रॉस r ये क्या होता है? टॉर्क होता है। तो इधर भी F या W क्रॉस r एक ही बात है, टॉर्क। तो इधर भी होगा W क्रॉस r, टॉर्क बराबर है, तो बैलेंस है। अब जब ये करीब आता है तो r क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाता है तो टॉर्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये टॉर्क कम, ये ज्यादा, तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर जाएगा। तो सी आपका जवाब है। द सीसा टिप्स टुवर्ड्स द चाइल्ड हु स्टेड फर्दर अवे, जो दूर वाला है
उसकी वजह से वो नीचे जाएगा और ये ऊपर, ये मतलब है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये साइड ऊपर जाएगी और ये साइड नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये करीब जाएगा इधर का टॉर्क कम हो जाएगा, यानी ये टॉर्क कम हो जाएगा तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, और इसका टॉर्क बढ़ जाएगा, यानी उसके हिसाब से तो ये ज्यादा हो जाएगा ना। सपोज करें ये पहले 10 था, ये भी 10 था, अब ये 10 है, ये 5 रह जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो ज्यादा हो गया, ये नीचे और ये ऊपर, इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 2, when line of action of the applied force passes through its pivot point, then moment of force acting on the body is, ठीक है, moment of force R क्रॉस F या D क्रॉस F ये होता है। तो R यहाँ पे 0 है, क्यों? क्योंकि पिवट के अंदर से जा रहा है। ठीक है, सो R क्या है? 0। अगर ये R 0 है तो इसका मतलब है कि टॉर्क 0। ठीक है, तो ये आपका जवाब है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, अब और मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, या रेस्ट है या यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी इसकी है। देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी, तो टॉर्क 0 होगा। उसकी वजह क्या है कि एक्सेलरेशन नहीं पैदा होगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं पैदा हो रहा तो R क्रॉस F या D क्रॉस F जो टा है F नहीं पैदा होगा, यानी वो एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ओके, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसमें नहीं होना चाहिए क्या? वेलोसिटी उसकी हो सकती है, अच्छा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन भी होना चाहिए, हो सकता है, यानी मोमेंटम mv, अगर v है तो ये भी हो सकता है, स्पीड भी उसकी हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। तो ये D इसके बराबर है, ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो हिल तो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली, सो इसलिए उसको कहेंगे डायनामिक वाला। ठीक है, अगर वो स्टैटिक हो, अपनी जगह रुका हो, तो फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, या डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, क्योंकि वो रोटेट तो कर रहे हैं ना, मोशन में तो है। क्वेश्चन नंबर 6, you throw a weighted fishing net into calm lake. As the net sinks, it opens fully underwater, spreading out its mesh evenly. Compared to the moment it left your hand, where is the net's center of mass now? Center of mass की बात हो रही है। ठीक है, जब आप जाल को फेंकते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, तो फेंकते वक्त उसका सेंटर ऑफ मास, और जब वो पानी के अंदर खुल जाए उस वक्त उसका सेंटर ऑफ मास, क्या फर्क है? तो इसका जवाब है ये, लोअर इन द वाटर कॉलम, क्योंकि जब वो नीचे जाता है, पानी के अंदर जब वो नीचे जाता है, तो पानी की फोर्स और उसका वेट वो इस चीज को कॉज करती है, उसकी वजह से ये ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ टाइट रोप वॉकर इज कैरिंग अ लॉन्ग पोल व्हाइल वॉकिंग अक्रॉस अ रोप। द स्टेबिलिटी ऑफ द वॉकर इज अफेक्टेड, स्टेबिलिटी, ठीक है, इज अफेक्टेड इफ द पोल इज, ये इसका जवाब है, लॉन्ग एंड प्लेस हॉरिजेंटली, लंबा पोल पकड़े और उसको हॉरिजेंटली पकड़े, तब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 8, इट इज मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी सरफेस, ठीक है, स्लिप जगह पे चलना मुश्किल है, देन अ नॉन स्लिपरी, मतलब है कि जो स्लिप करे वहां पे चलना मुश्किल है, और जो स्लिप ना करे वहां पे चलना इजी है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्यों? फ्रिक्शन की वजह से, जो कि स्लिपरी एरिया है, स्लिप कर रहा है, तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है। ठीक है, और नॉन स्लिपरी एरिया जो है वहां पे फ्रिक्शन कम है, दैट्स व्हाई वहां पे चलना इजी है। ठीक है, सो नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है ना, सारा कुछ बैलेंस करके वो कांस्टेंट हो जाती है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है। क्वेश्चन नंबर 10,
the correct order of comparison for the terminal speeds of a raindrop, snowflake and hailstone is? ठीक है, कौन सा होगा? तो terminal speed v is directly proportional to m मास के साथ, तो ये वाला जवाब ठीक है। हेलस्टोन इसका सबसे ज्यादा मास है, फिर रेनड्रॉप का है और फिर स्नोफ्लेक का है, उस हिसाब से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा ठीक है? बी ठीक है। 11 की तरफ आता हूं। 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, यू आर ट्राइंग टू लूजन अ नट यूजिंग अ स्पैनर। स्पैनर के साथ नट को क्या कर रहे हो? लूज कर रहे हो, बट इट्स नॉट वर्किंग। इन ऑर्डर टू ओपन द नट यू नीड टू, अगर उसको फिर भी ओपन करना ही है तो क्या करोगे? ये ठीक है। क्यों? इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्पैनर। ये देखे, ये स्पैनर है फॉर एग्जांपल इस तरह, और ये नट है इसके अंदर, इसको वो खोल रहा है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो आर ये है। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है, या डी क्रॉस एफ कह दो, या एफ क्रॉस डी कह दो, ठीक है, ये बेस्ट नहीं है, बहरहाल ये है, आर उसमें है। अब अगर इसको मैं पाइप लगा के इतना लंबा कर दूं, फिर यहां पे मैं फोर्स लगा दूं, तो आर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अगर आर बढ़ गया तो टॉर्क भी बढ़ गया। टॉर्क का क्या मतलब है? घूमना, घुमाना। घुमाने का मतलब क्या है? कि खुल जाएगा ना, तो बस वही तो हम चाहते हैं। 12 क्या कह रहा है? वो कह रहा है द फोर्स दैट ऑलवेज चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। तो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल क्या है? वो हमेशा उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, बस मैग्नीट्यूड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13, the reason that a car moving on a horizontal road gets thrown out of the road while taking a turn। गाड़ी सीधे जा रही है, ऐसे इसने मुड़ना है, तो ये निकल जाती है, क्यों? ये क्वेश्चन है ना कि क्यों, ऐसा क्यों होता है? अगर वो निकलती है तो क्यों? रीजन क्या है? ये रीजन है, सेंट्रीपिटल फोर्स काफी नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, जब ऐसे टर्न होता है ना, तो वहां पे एक साइड को ऊंचा किया जाता है, क्यों? ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, इसलिए। और अगर वो रोड ऐसे बिल्कुल सीधे है और ऐसे टर्न कर रही है, मतलब फ्लैट है और टर्न कर रही है, तो फिर इस गाड़ी ने निकल जाना है, ठीक है, और एक्सीडेंट के काफी चांसेस है। आप देख लें, पहाड़ी इलाकों पे अक्सर ऐसे होता है, जहां पे रोड एक साइड से ऊंची कर दी जाती है जब टर्न करते हैं, क्यों? ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स दी जाए। नेक्स्ट, अच्छा इसका हो गया डी। और 14, अ कार ड्राइव्स एट स्टेडी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड अराउंड अ परफेक्टली सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो इसमें क्या है? द कार्स एक्सेलरेशन इज 0, द नेट फोर्स ऑन द कार इज 0, both the acceleration and net force both the acceleration and the net force on the car point inward, ठीक है, सेंट्रीपिटल होते हैं, दैट्स वाई। तो ये आपका जवाब है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, a satellite of mass m is revolving around the earth with an orbital speed v if mass of the satellite is doubled, ठीक है, mass is doubled, its orbital speed will become, उस पे क्या असर होगा? रिमेन्स द सेम, क्यों? क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है ना, ऑर्बिटल स्पीड जो है वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, दैट्स व्हाई ये सेम रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 5 है, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज, स्टील होता है, ठीक है, मोस्ट इलास्टिक। नंबर 2, Hooke's law holds good up to, ठीक है, Hooke's law F is equal to kx, so k लिमिट है जिसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a mass of 2 kg is hung by spring, ठीक है, which displaces it through 5 centimeter, okay, the spring constant, ये आपसे मांगा जा रहा है, कर लेते हैं। m है 2 kg, जी आपको पता है 9.8, 10 कर देते हैं, ठीक है, 10, सो F क्या हो जाएगा? 2 × 10 इज इक्वल टू 20, ठीक हो गया ना, शॉर्टकट करने के लिए। अच्छा, अब बाकी आपको क्या नाम है, x दिया है, x कितना है? 5 cm, जो कि 0.05 मीटर हो जाएगा, कन्वर्ट किया तो F इज इक्वल टू kx, k इज इक्वल टू F बाई x, F हमारे पास है 20 डिवाइड बाई 0.05, तो कर लेता हूँ 20 डिवाइड 0.05, ये हो जाएगा 400 न्यूटन।
तो 400 कौन सा है? ये आपका जवाब है। सही हो गया, ये आप देख लें खुद भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 4 को देख लें। मटेरियल्स which doesn't regain, materials which do not regain its original shape, वापस नहीं आते आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। ठीक है, आप फोर्स लगाते हो, खींचते हो, छोड़ते हो, वापस अपनी शक्ल में नहीं आते, उनको कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स। ठीक है, वो कौन से हैं? प्लास्टिक। प्लास्टिक लंबा हो जाए लेकिन वापस नहीं आता। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर कौन सा है? पास्कल। आप चेक करो, ठीक है ना, ऐसा यूनिट, ये तो सिंपल सी बात है, पास्कल है। क्वेश्चन नंबर 6, विच विल एग्जर्ट ग्रेटर प्रेशर। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। देखते हैं। 3 ग्राम नीडल है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा एक मिनट, इसको मैं ज़रा बता देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। ए 3 ग्राम है, सो 3 ग्राम इसका है मैस। जी कितना है? जी हमारे पास है 10, सपोज करो 10। सो यहाँ पे वेट या फोर्स क्या होगा? 3 × 10 30 न्यूटन। ठीक है, एरिया क्या है? 1 mm स्क्वायर, सो 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या नाम है इसका? 30 डिवाइड बाय, सॉरी एरिया कर लेते हैं यार, अब क्या करें। 1 mm स्क्वायर, आपको पता है कि 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीमीटर, ये आपको पता है। इसका स्क्वायर ले लो तो इसका भी, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 1 और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो एक के साथ कितने जीरो हो जाएंगे? 6। अच्छा, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 1/1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब आपने क्या करना है? प्रेशर इसका फाइंड करना है, ए का। तो आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय ये 3 4 5 6, एक तो गया, बाकी 3 को इस पे डिवाइड किया। सो मैं कर लेता हूँ ताकि ज़रा चीज़ें क्लियर होकर सामने आ जाएं और कोई इशू ना हो। उसके लिए मैं इसका सोल्यूशन कर देता हूँ। 3 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 0.00003, ये आ गया। ठीक है, क्या चीज़? पास्कल। अब बी को देखें। बी वाला जो आपके पास है वो 4000 kg है। सो अगर न्यूटन में लिख चलें, एम है आपके पास 4000 kg, जी आपके पास है 10, तो एफ आपके पास हो गया 4000 मल्टीप्लाई 10, सो एक जीरो और बढ़ जाएगा न्यूटन। ठीक है, अब ज़रा फास्ट करने कम से कम। अच्छा, एरिया जो आपके पास है वो है 0.5। अब देखें, अगर मैं 4000 को जो प्रेशर होगा वो होगा 40,000 डिवाइड बाय 0.5, तो 40,000 डिवाइड 0.5, यह आएगा 80,000। ठीक है, 80,000 आ गया। ठीक है, न्यूटन। सी की बारी सी की बारी है, देखते हैं वो क्या करता है। अगल ऑफ मास इतना, सो एम आपके पास है 40 kg और जी आपके पास हो गया 10, सो एफ आपके पास हो गया 400 न्यूटन। ठीक है, अब ये 400 न्यूटन तो आ गया आपके पास, इसका क्या करना है? एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया अपने पास है कितना एरिया 0.5 cm स्क्वायर, सो 0.5 cm स्क्वायर। फिर वही बात है, हमने यहाँ पे cm के हिसाब से करना है। सो 100 cm इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 cm इज इक्वल टू 1/100 मीटर स्क्वायर स्क्वायर, सो 1 cm स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/40। ठीक है, ये 10,000 हो जाएगा स्क्वायर। तो ये पुट कर दो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1/10,000, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको देखते हैं क्या बनता है। 0.5 डिवाइड बाय 10,000, सॉरी 0.5 डिवाइडेड बाय 10,000,
सो ये आ जाएगा 0.00005, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। ये मीटर स्क्वायर सॉरी ये मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब आपने इसका प्रेशर फाइंड करना है, तो चलो ज़रा इसको थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। इसका जो प्रेशर होगा वो होगा 400 न्यूटन, फोर्स बाय एरिया। सो एरिया हमारे पास ये 3 4 और ये 5। फिर इसका जब ज़रा फाइंड करें, 400 डिवाइड 0.1234 और फिर 5, तो ये आपके पास आ गया 8000 फिर 000 पास्कल, ठीक है। इसका प्रेशर ये आ गया। अब डी की बारी है, तो डी को भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। डी कह रहा है कि लोडेड शेप ऑफ मास इतना केजी, 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻7 kg। ये आपके पास है मास, और जी आपको पता है 10 है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आएगा 2.2, ये 10 और ये 1 ये है, जब मल्टीप्लाई होगा 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। एरिया आपके पास कितना है, 600 मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर ये तो आसान है। फिर प्रेशर आपके पास हो जाएगा फोर्स डिवाइड एरिया, सो 10⁸ डिवाइड 600, ठीक है ना, जो भी है। अब 2.2 मल्टीप्लाई 10⁸ का मतलब है कि एक के साथ 8 जीरो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड 600, ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ 2.2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, ये आ गया डिवाइड बाय 6। तो जनाब ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये आ रहा है 366, फिर 666 इशारिया छोड़ दो, जितना भी आ रहा है 666 आ रहा है बस इसको छोड़ दो। सो ये आ रहा है 366,666 पास्कल, और ये आ रहा है, ये ज़्यादा है, ठीक है। इससे ये ज़्यादा है। फिर देखते हैं बाकी सारे इससे कम हैं, आप खुद चेक करें, बाकी सारे कम हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरे पास जवाब है वो है सी, ठीक है। सी अपने पास इसका जवाब है। अब चेक करो, किसी को कोई और चीज़ समझ आए या किसी का और जवाब है तो मुझे भी बता दें। मेरे हिसाब से इसका सी है, ठीक है। जवाब है कौन सा, सी। अब इसके बाद है 7 को देखते हैं। प्रेशर ऑफ 1000 एम बार्स, ठीक है, इज इक्वलेंट टू 1000 एम बार्स किसके बराबर है, ये आपने बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एम बार जो प्रेशर है ये किसके बराबर है, ठीक है। सो 1 एम बार आपके पास है 0.1 किलो पास्कल। अब अगर 1000 के साथ करोगे तो 1000 एम बार ये हो जाएगा 1000 ज़रब ये, तो 1000 ज़रब ये करोगे ये हो जाएगा 100 किलो पास्कल। मेरे ख्याल से ये आपका डी इसका जवाब है। अब चेक करना, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये मेरे हिसाब से इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेशर ऑफ 1 mmHg इज इक्वल टू, तो 1 mmHg दिस इज इक्वल टू 0.00131579 atm, ठीक है। कन्वर्ट कर देते हैं। सो 1.31579 मल्टीप्लाई 10⁻³ atm, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। सो 1.316 यहाँ तक अगर करना चाहें, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁻³, तो atm ये आपका जवाब है। ये आपने नोट करना है, याद रखना है। इसके बाद है 9, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस कॉमनली मेजर्ड, इसको कैसे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर वो वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है, मेजर करता है या मैयर करता है। मेरा स्टूडेंट कहता है कि मैयर, मैंने कहा चलो मैयर आज से, ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा 10, सो प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीजेज विद डेप्थ, ठीक है। डेप्थ के साथ क्यों,
क्योंकि देखें ना, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी है, सपोज करें यहाँ तक पानी है। आप इधर होंगे तो आप पे सिर्फ ये वाला पानी होगा, आप इधर होंगे तो ये सारा पानी आपके ऊपर होगा। सारा पानी आपके ऊपर है तो मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है। समझ आ रही है ना? तो ये आपका जवाब है। इसके बाद कौन सा है? 11, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर। स्मॉलर कहां पे होगा, जरा गौर करें। एरिया बताया जा रहा है इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर एंड मरी। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि इसमें क्या होगा और मैं जवाब इसका कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो पहले इसको भी ज़रा मिटा देना कि अच्छा देखते जाएं। ये ज़मीन है, ये समझ ले मरी है और ये फलानी जगह, ठीक है। तो आपने देखना ये है, ये इस्लामाबाद है, लाहौर है, पेशावर है और मरी है। मरी पहाड़ है, आप समझ लें कि ये आसमान है, यहाँ तक वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब क्या चीज़ मौजूद है? गैसेस मौजूद है, ठीक है। क्या चीज़ मौजूद है? गैसेस। गैसेस मतलब मैस मौजूद है। मैस मतलब क्या चीज़? फोर्स मौजूद है। तो अब यहां से यहां तक जो गैस है वो ज्यादा है, मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे गैसेस इतनी है, कम है, तो इसलिए फोर्स कम है। फोर्स कम है तो प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू F बाई A, सो P इज प्रोपोर्शनल टू F, ठीक है। ये तो मरी जो है, मरी पे थोड़ा सा वो क्या होगा? प्रेशर कम होगा, इसलिए मरी में लोबिया थोड़ा मुश्किल से पकता है। बहरहाल और उसकी और भी वजूहत है, वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो मरी, ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ए गर्ल ऑफ mass 50 kg wears heels with an area of 2 centimeter square in contact with the ground. The pressure she exerts on ground is, ठीक है, प्रेशर चाहिए, कर लेते हैं। M 50 kg और G है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो इसका जो फोर्स या वेट होगा वो होगा 500 न्यूटन, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको 10 कर देते हैं, ये 500 हो जाएगा। अब एरिया, सो एरिया फाइंड करना, एरिया है 2 cm स्क्वायर, इसको मीटर में लेके जाते हैं। 100 cm इज इक्वल टू 1 m, 1 cm इज इक्वल टू 1/100 m, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, सो 2 मल्टीप्लाई 1/10,000, ये क्या नाम है, मीटर स्क्वायर, ये आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्या करो, प्रेशर, प्रेशर जब कर लोगे ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ये, मैं इसको दोबारा कर लूं, 2 1/10,000, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा, ये क्या नाम है, 250, सो 250 और ज़रब 10,000, ये अब 250 ज़रब ये करेंगे, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 25 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 पास्कल। इनमें वो नहीं है, ठीक है, तो आप चेक करें। बहरहाल मेरे हिसाब से ये जवाब है। नेक्स्ट चेक करते हैं, क्वेश्चन 13, ड्राइवर्स वियर, ड्राइवर क्या करते हैं? वियर स्पेशल सूट्स, स्पेशल किस्म के सूट पहनते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, डाइवर्स, सॉरी ड्राइवर्स नहीं, डाइवर्स जो पानी में गोता लगाते हैं, गोताखोर, ठीक है। स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेशर, ये सिंपल सी बात यह है कि प्रेशर, हाई प्रेशर, जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं पानी का प्रेशर बढ़ता है ना, तो हाई प्रेशर। अच्छा नेक्स्ट है 14, इन स्टेशनरी फ्लूइड, फ्लूइड कोई भी तैरने वाली चीज, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। अच्छा स्टेशनरी है, द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरी, चेंज करती है, विद डेप्थ ओनली, नहीं, हॉरिजॉन्टल ओनली, नहीं, बोथ विद डेप्थ एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
neither with depth nor horizontal direction. मेरे ख्याल से ना मेरे ख्याल से है with depth only. ये जवाब है आपको, ठीक है। ये देखें कैसे, ये हॉरिजॉन्टल है और ये इस तरह, ये भी हॉरिजॉन्टल है नीचे। सपोज करें अब सारे का सारा पानी है, तो पानी का तो रो डेंसिटी पी किस पे होता है, रो जी एच। ये वाला पानी जो है, ये वाला हर जगह जहां पे सीधा सीधा पानी है हॉरिजॉन्टली, तो हर जगह पे रो जी और एच एक जैसा है। हाँ, अलबत्ता अगर नीचे आते हो तो यहाँ का पानी और यहाँ का पानी, इसमें फर्क है। क्यों? क्योंकि एच का डिफरेंस है। मैं जरा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये हाइट है और यहाँ पे ये हाइट है, तो हाइट का फर्क है, इस हिसाब से प्रेशर का फर्क होगा, ठीक है। सो ऊपर नीचे जाती हुई प्रेशर में फर्क आता है, बाकी नहीं आता। हॉरिजॉन्टल इस सेंस में कह रहा हूं कि हर तरफ ये कांस्टेंट है, मतलब हाइट कांस्टेंट है। अगर हाइट कांस्टेंट ना हो तो फिर एक अलग बात है। अच्छा, फिर नंबर 15, द प्रेशर exerted by a man on the surface of earth will be smaller when he stand on one leg, sleep on the ground. अच्छा, प्रेशर exerted by a man on the surface of earth, ठीक है। surface of earth will be smaller, कम होगा प्रेशर। कब? जब वो सोएगा। क्यों? P होता है F by A। जब वो सोएगा तो एरिया ऑफ कंट्रैक्ट बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। समझ आ रही है? तो ये आपका क्या इसका जवाब है। यूनिट नंबर 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी जॉल इज इक्वल टू, जॉल किसके बराबर है? सो वर्क होता है, पावर होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क होता है पावर इनटू टाइम। पावर का है वाट, टाइम का है सेकंड, सो वाट सेकंड। ये आपका है जवाब। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, अ कार, एलिफेंट एंड अ क्रिकेट बॉल हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज, व्हिच ऑफ दीज विल हैव ग्रेटर स्पीड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, किसकी स्पीड ज्यादा है? काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला है या ई के, ये कह दो या वो कह दो, 1/2 mv²। ठीक है, सो अब इसमें चेक करना, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ई के मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये mv²। इसका मतलब है कि 2e यानी काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m इज इक्वल टू v²। इस अगर ये कांस्टेंट रखा जाए क्योंकि सबकी बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि v² इज 1/m। जिसका मास सबसे कम है उसकी जो वेलोसिटी है सबसे ज्यादा है, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। तो किसका मास सबसे कम है? मास ये देखें, कार है, एलिफेंट है, क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल ये हमारा जवाब है। ठीक है, विच ऑफ दिस विल हैव ग्रेटर स्पीड, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नंबर 3, अ बॉल वेइंग 50 न्यूटन इज लिफ्टेड टू दिस हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh या fh या wh। ठीक है, सो w वेट उसका दिया हुआ है 50 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाय हाइट दिया हुआ है 5 मीटर है, 5.25 250 जॉल, ये जवाब है। यहाँ पे नहीं गिवन तो रहने दें। अगर ये 5 होता, सिर्फ 5 होता तो 5.25 पर ये जवाब होता, लेकिन ये 5 नहीं है, 50 है, तो हमारे हिसाब से ये आ रहा है। नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या कह रहा है? What is power utilized when 100 joule of work is done in 5 seconds? तो पावर का है वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क हमारे पास है 100 जॉल डिवाइड बाय 5 सेकंड, सो 100 बाय 5 20। ठीक है, सो 20 किधर है? 20 वाट, ये हमारा जवाब है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये इजी है, इतना इसमें कोई वो नहीं है कि बंदा प्रॉब्लम में आ जाए। नंबर 5 ये हो गया बी, और ये द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। 4 kg body is thrown vertically upward from the ground with a velocity इतना, if friction is neglected, friction नहीं है, it's kinetic energy just before hitting the ground. Okay, so m is equal to 4 kg and v is equal to 5 meter per second. So ke या ek, एक ही बात है, kinetic energy half mv²।
सो हाफ m कितना है 4 है और v कितना है 5 का स्क्वायर। सो हाफ सॉरी ये हो जाएगा 2 क्योंकि ये कैंसिल और 5 5 25 25 तो 50 जॉल होगी। सही हो गया, ये आपका हो गया इसका जवाब। इसके बाद 7 को देखते हैं, ये मैं जरा रिमूव कर दूं। 7 कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी इट्स। अच्छा एक बॉल है, यहां से इसको फेंका गया ऐसे, लेकिन इसकी वेलोसिटी है उससे फेंका गया। जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, ये आपका जवाब है। इसके बाद नंबर 8 क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर। हीटेड ग्राउंड वाटर, ठीक है। सो इसका क्या मतलब, ग्राउंड को कहते हैं जियो, हीट को कहते हैं थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ठीक हो गया। तो 9 क्या कह रहा है, a weight lifter of power इतने watt lifts a load of mass m from the ground to a height of 2 meter. Okay, ground से इतना उसको ऊपर लेके जा रहा है in 3 seconds, ठीक है। 3 seconds उसको ऊपर लेके जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि m कितना होगा, ठीक है ना। ये उसका पावर भी गिवन है और हाइट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो अब आपने बताना है। सो वी नो दैट कि पावर, ये देख लें, पावर इज वर्क डिवाइड टाइम, ऐसा ही है। अच्छा, सो हाइट यहाँ पे आपको गिवन है वो 2 मीटर है और इसके अलावा पावर जो है वो है 1960 वाट और उसके अलावा हाइट, अच्छा टाइम आपको गिवन है 3 सेकंड्स। तो ये सारा कुछ इसमें हम पुट करेंगे। अच्छा, वर्क यहाँ पे हो जाएगा mgh क्योंकि ऊपर लेके जा रहा है, डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। m आपके पास कितना है नहीं पता तो रहने दो, g आपके पास है 9.8, ऐसे ही है। और दूसरा जो आपके पास है h आपके पास है 2। अच्छा, उसके अलावा टाइम जो है वो है 3 और ये है 1960। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, चलो मैं ज़रा ट्राई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 3 ज़रब 1960 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई 2। ये दोनों इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ m रह जाएगा, सही है। तो जब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, हमारे पास पूरा रिजल्ट मतलब है कि सारी वैल्यूज हमने डाल दी हैं और अब हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। सॉरी, सॉल्व करने के बाद हमारे पास 300 आ रहा है। सो 300 आप देख लें कौन सा जवाब है 300 वाला। एक मिनट मैं जरा इसको देख लूं। यस, सी मेरे पास जवाब आ रहा है, ठीक है। तो आप भी चेक करना, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। बहरहाल मेरे हिसाब से ये इसका सी है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, ठीक है। रिन्यूएबल कौन सा होता है, कोल खत्म होगा वक्त के साथ साथ, ये नहीं हो सकता। गैस भी वक्त के साथ साथ खत्म हो रहा है, ठीक है। सनलाइट ऐसा है कि बार बार पैदा हो रहा है, ठीक है, मतलब है कि है तो वो नहीं खत्म होगा। यूरेनियम नहीं है, छोड़ दें। हमारे पास जो जवाब है वो सी है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है 11 क्या कह रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ हॉर्स पावर, तो ये 740 वाट होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 12 क्या कह रहा है, अ प्रैक्टिकल इंजन कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है। 100% नहीं हो सकती, 1 या 100% नहीं हो सकता, ठीक है, ये याद रखें। जो भी हीट इंजन है उससे कुछ ना कुछ उसमें वेस्ट है, दैट्स वाई वो 100% या 1 नहीं हो सकता। एनर्जी एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में लो तो 100% और अगर विदाउट परसेंटेज लो तो 1, ये नहीं हो सकता। तो ये आपका हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लें। A heavy and a lighter object have same momentum. The object with greater kinetic energy. ठीक है, ये आपने बताना है, तो मैं कर लेता हूं इसको, कोई इशू नहीं, बहुत इजी है, बात समझने की है। सो काइनेटिक एनर्जी मैं ऐसे लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये आपको पता है। अब अगर मैं ऐसे करूं कि 1/2 mv² मल्टीप्लाई बाय 1, फर्क तो नहीं पड़ता। 1 की जगह अगर मैं m/m करूं तो भी एक ही बात है।
अब देखना 1/2 m ज़रब m स्क्वायर हो जाएगा ये, और v स्क्वायर डिवाइड बाय m, ऐसा ही है। सो इसका मतलब यह है कि 1/2 mv दोनों का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय m। सो इसका मतलब है कि 1/2 mv का मतलब मोमेंटम, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय m और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ही है। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये कह रहा है कि हैवी लाइटर ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटा सेम है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, अगर मोमेंटा सेम है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब जरा गौर करें, मैं कहता हूं कि के ई इज इक्वल टू, ये 1 और 2 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि कांस्टेंट डिवाइड बाय m, और इसको अगर मैं प्रोपोर्शन में लूं तो 1 और m। इसका मतलब है कि जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, लाइटर जो भी चीज है उसका जवाब है आपका, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मैं इस कैलकुलेशन के बेस पे बता रहा हूँ, कहते हैं ना कि अपने हिसाब से कुछ नहीं बता रहा, मैं कर रहा हूँ, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। 14 को देखते हैं। A force is acting on body but causes no displacement. फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं, तो the work done on the body is 0, ठीक है, क्योंकि F.D क्या होता है, वर्क होता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, सब कुछ 0। सिंपल सी बात है, इस पे ज्यादा वो गैस बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट 15, a box is taken to the second floor of a building by doing some work. Okay, the work converts to gravitational potential energy। आपको पता है ना, इधर आप करें, सपोज करो अपना स्कूल बैग है, आप इधर लेके आते हो, तो उस पर वर्क करोगे, वो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, mgh में, एंड आप वर्क करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, mgh, दैट्स पोटेंशियल एनर्जी। करेंगे यूनिट नंबर 7, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी फेजेस ऑफ मैटर आर देयर। मैटर के कितने फेजेस हैं जो कि मौजूद हैं, ठीक है। फेजेस ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, वो क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह, ठीक है। तो प्लाज्मा भी है, तो मेरे ख्याल से इसका जो जवाब है 4 है। अब दूसरी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, इन विच ऑफ द मटेरियल्स पार्टिकल्स हैव वाइब्रेशनल मोशन। इनमें किस में वाइब्रेशनल मोशन है, तो इसमें ना, ये एक मिनट मैं जरा इसको क्लियर कर दूं, इसमें आपका जवाब है सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स में कौन सी मोशन होती है, वो वाइब्रेशनल मोशन होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमाउंट ऑफ वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। तो इसका जवाब ये है, क्योंकि डेंसिटी m/v है, ठीक है। रूम टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ये सब के लिए सेम है, चाहे अमाउंट जो भी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया d। उसके बाद d के बाद है 3 के बाद है 4 कह रहा है, व्हाट इज मास ऑफ ए लिक्विड, व्हाट इज मास ऑफ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम इतना। सो डेंसिटी आपके पास है 50 और वॉल्यूम आपके पास है 5। सो m/v, m आपके पास हो जाएगा रो v। सो 50 × 5 250 इसका क्या है, जवाब है। आप चेक करें 250 kg, तो सी आपका जवाब हो गया। इसके बाद नंबर 5 कह रहे हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स आर कैरेक्टराइज्ड फ्लूइड्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, जो कि फ्लो करता है इसको फ्लूइड्स कहते हैं। नंबर 6 क्या कह रहे हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, पार्टिकल्स हैव मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी एंड मूव रैंडमली, यस, ये सही है। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रिपीटिंग पैटर्न, गैस में ये नहीं होता, और पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which state of matter has particles that are highly compressible and can fill any container? C, गैस, ठीक है ना, गैस के पार्टिकल कंप्रेसिबल होते हैं, इजीली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट कौन सा 8 क्या कह रहा है, what happens to the arrangement of particles, okay, when solid is heated and turns into liquid।
ये इसका जवाब है, पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट। ठीक है ना, जब आप इसको हीट करते हैं तो इंटरनल जो बॉन्डिंग है उसके हिसाब से आप मजीद हीट करते जाएं, जब वो टूट ना जाए। ठीक है, वो जो पार्टिकल है वो दूर दूर होते जाते हैं, जबकि मजीद हीट करते हो एक वक्त ऐसा होता है कि वो बॉन्डिंग टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल ये छोड़ दें, लाइट एनर्जी, क्योंकि ये रेडिएशन की वजह से बाहर से आती है। ठीक है, लाइट एनर्जी। फिर उसके बाद नंबर 10, व्हेन एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो temperature is constant, so internal energy is constant, remains the same। ये आपका इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following can increase the sensitivity of liquid in glass thermometer। इसका B है, use a longer capillary tube and narrow tube। ठीक है, ये इसका जवाब है, longer है तो longer। B को देख लें, सेकंड को, 13 को, thermometer which is most suitable for measuring rapid changing temperatures। थर्मोकपल होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है जो कि क्विकली मेजर हो जाता है। अच्छा, 14, mercury has uniform linear expansion in liquid in glass thermometer। A liquid in glass thermometer has a mercury level of 2 cm at melting point of ice and a mercury level of 6 cm at boiling point of water। यानी जो रेंज है वो ये है। ठीक है, 6 cm 2 cm। ओके, what is the distance between every 1 centigrade division on Celsius scale of thermometer। सेल्सियस कितना होता है, 100 होता है ना। ठीक है, तो 6 cm माइनस 2 cm 4 cm, ये इसका डिफरेंस आ गया और वो हमने 100 डिविजन्स में रखना है। सो 4 डिवाइड बाई 100 0.04 cm है, तो cm ये हमारा जवाब है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, विच थर्मोमीटर यूजेस वोल्टेज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी। ए, थर्मोकपल इसका जवाब है। ठीक है, यूनिट 8 के MCQs, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ बार मैग्नेट is cut in half, it will become same magnet। वो मैग्नेटिसी होगा। ठीक है, मैग्नेट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, which one is the quickest method to magnetize a material। ठीक है, तो ये इसका जवाब है, putting inside a current carrying coil। ये इसका जवाब है। नंबर 3, Earth's magnetic field intensity is, अच्छा, वेरी हाई एट इक्वेटर, वेरी लो एट पोल्स, वेरीज प्लेस टू प्लेस। इसका डी जवाब है, हर जगह पे वेरी करती है। ठीक है ना, वेरीज प्लेस टू प्लेस। 4 को देखते हैं, द कॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज, इसकी रीजन क्या है, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, स्पिनिंग ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ आयंस इन द कोर। ये मोशन ऑफ आयंस इन द कोर, ये इसका जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नंबर 5, material which is the best one for making a permanent magnet। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट कौन सा है, स्टील बेस्ट है परमानेंट मैग्नेट के लिए। अच्छा, इसके बाद है कि नेक्स्ट नंबर 6, मटेरियल विच इज द बेस्ट फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कौन सा है, ये सॉफ्ट आयरन। ठीक हो गया, ये इसके लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अ सेंसिटिव मैग्नेटिक मटेरियल इज टू शील्डेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट शुड बी केप्ट इनसाइड अ बॉक्स ऑफ। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के अंदर इसको रखा जाए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इसके बाद है 8 कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर farthest at poles, intersect each other, no, do not pass in vacuum, no, are closed। ये इसका जवाब है।
वो ऐसे होती है ना, ऐसे क्लोज्ड, ठीक है, तो क्लोज लूप्स में होती है ना। क्वेश्चन नंबर 9, when two current carrying wires in the same direction are placed parallel near each other due to magnetic field produced by each wire, they क्या करते हैं, attract each other, ठीक है, पैरेलल रखते हो तो attract each other। अच्छा, which of the following material is ferromagnetic, तो ये निकल होता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, ठीक है, मैग्नेटाइज्ड हो सकता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है ना, तो ये इसकी खासियत होती है। तो ये निकल में है ये चीजें, बाकी भी डिटेल है लेकिन इतना काफी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 8। यूनिट नंबर 9 एमसीक्यूज, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, what is the best definition of the term theory as it is used in science? A कह रहा है a theory is a guess about something that has occurred in nature. B कह रहा है a theory is comprehensive set of ideas explaining a phenomena in nature. ये ठीक है, B वाला। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 2, which statement below correctly identifies the difference between law and theories? देखते हैं। Laws describe phenomena, बिल्कुल, while theories explain why phenomena exist, बिल्कुल, A इसका ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, why do scientists develop a hypothesis before conducting research? साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस क्यों डेवलप करते हैं रिसर्च से पहले पहले, ठीक है, तो उसके लिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं, it gives them direction on how to interpret the results of their research, पहली बात। दूसरी देखते हैं, it helps to predict outcomes and define the parameters of the research. Okay, नंबर 3 कह रहा है कि hypothesis जो है give the researchers an outcome to shape their work around. Okay, इसके बाद क्या है, D, hypothesis help a researcher decide which observation to record and which to, मेरे ख्याल से it helps to predict outcomes to define the parameters. Okay, ये ठीक है, B। इसके बाद है 4, the branch of physics that is most important studying glasses, C, optics, ठीक है, जब भी glasses की बात आए तो optics है। उसके बाद नेक्स्ट है when studying how air conditioner, जब हीट और हॉट या कोल्ड या मतलब हीट वगैरह की बात आए तो थर्मोडायनामिक्स। क्लियर। अच्छा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स किधर होते हैं, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियर फिजिक्स। विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, फिजिक्स। इंजीनियरिंग में फिजिक्स जैसा रोल कोई नहीं अदा कर रहा, ठीक है, ये याद रखें। तो इसके बाद है विच ब्रांच ऑफ साइंस, ओके, नंबर 8, फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंसेस। सबसे पहले था फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, तो उसमें फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री फिजिकल साइंसेस में था, ठीक है, तो फिजिकल साइंसेस। तो ये आपका लास्ट एक्सरसाइज था जिसके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए और आपका जो कोर्स है एमसीक्यूज वाइज वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद देखूंगा कोई और स्टार्ट करूंगा, इसको शेयर करें, ठीक है, थैंक यू।